नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पे साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज को चला रहे हैं, जहाँ पर पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने 24 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था वहाँ के उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस किया था। और आज आपके सामने 27 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उनके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रेंट्स की, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रेंट्स, तो देखो किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए न्यूट्रेंट्स चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रेंट्स आपके जो प्लांट्स में पाए जाते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रेंट्स और दूसरे आपके होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रेंट को कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रो न्यूट्रेंट को कहा जाता है बृहद पोषक तत्व, ठीक है। ये आपके दो होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सूक्ष्म पोषक तत्व की, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स वो न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, और मैक्रो न्यूट्रेंट्स वो न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से जो आपके पोषक तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट के अंतर्गत आएंगे वो बारे पता होना चाहिए। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जैसा आपका हो गया बोरॉन, फिर आपका हो गया आपका आयरन, फिर क्लोरीन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक और आपका मेलोबिडेनम और निकल। ये सभी के सभी आपके जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब के सब माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम रूप से होती है। अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट की, जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक होती है। उसमें आपका आता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम यानी कि Mg, और सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और फिर आपका हाइड्रोजन। तो ये आपके सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। यहाँ पे बात हो रही है सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो देखो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और आपका कौन सा हो, कैल्शियम हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम ये सब के सब मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट यहाँ पे कौन है, आपका कॉपर है, जो कि ये दिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अपने बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे सामने। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है, ठीक है। मतलब कि जैसे आप पिछले वाली जो वीडियो हुई थी वहाँ पे हमने बात की थी हिरन की, ठीक है, कि हिरन की जो आंखें हैं वो आपके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं, जिससे वो एक ही समय में चारों ओर अच्छे से देख सकती है, एक जो होने वाला खतरा होता है उससे बच सकती है। तो यहाँ पर किस कंडीशन में आपको बताना है कि एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव होगा, तो जब आपकी जो आंखें हैं वो सिर के कब हों, दोनों तरफ हों, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो आपकी ये वाला जो पूरी पीपीटी है ये आपकी बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में भी है, क्योंकि मुझे ये कुछ शिकायतें ये मिली हुई थी कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आते, इंग्लिश की बताइए। तो यहाँ पर आपका जो पीपीटी है दोनों ही भाषाओं में डिज़ाइन की गई है। तो आप जिस भी भाषा में आपको अच्छा महसूस होता है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स है क्या, अभी पता नहीं है, जिसकी कमी से वाई हो जाता है, और इसके एक्स के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आरबीसी होती हैं, ठीक है। अब आरबीसी जो आरबीसी का निर्माण होता है ये किससे होता है, आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आरबीसी का निर्माण किससे होता है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यानी कि इनका निर्माण किससे होगा, लोहे से होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। और लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में कि जो आपका आयरन होता है इसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है, विटामिन सी के द्वारा होता है। ये आपके 3 हैं। यहाँ पे पूछा एक्स वाई जेड क्रमशः इसमें से क्या है। तो यहाँ पे एक्स इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हुज डिफिशियंसी कॉज वाई, और जेड इज नीडेड फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जेड की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन सी का अवशोषण किसके द्वारा, विटामिन सी किसका अच्छा अवशोषण करता है, आयरन का सबसे अच्छा अवशोषण करता है। और लोहा लोहा मतलब आयरन, और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, और इसका अवशोषण कौन करेगा, विटामिन सी। तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखो बात हो रही है यूकैरियोट्स की। जैसे आपको पता है जो जीव होते हैं वो दो भागों में बटे, एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक्स, दूसरे आपके होते हैं यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स होते हैं इनमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है यूकैरियोटिक जीवों की, और वो भी किसी यूनिसेलुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, ये दो ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये आपके यूनिसेलुलर भी हैं। तो यूकैरियोटिक जीवों की बात हो रही है, तो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है कि जब कोई वस्तु का अवस्था परिवर्तन यहाँ पे दिखाया, यानी चेंज ऑफ स्टेट, गैस से अगर लिक्विड हो रही, कोई जो वस्तु है अगर वो गैसियस फॉर्म में है और गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको कहा जाता है संघनन। क्या कहा जाता है भैया, संघनन, और इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। आगे क्या है, लिक्विड से सॉलिड बन रही है, उसको कहते हैं जमना, यानी कि सॉलिडिफिकेशन। क्योंकि जैसे पानी है, पानी आपका जब जमेगा तभी तो ठोस में यानी बर्फ में परिवर्तित होगा, यानी इट इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। फिर क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, और बर्फ जब पिघलेगी यानी तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग। तो यानी कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग, संघनन, जमना और पिघलना। ऑप्शन जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 2 वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारे सामने। देखो, पौधों में श्वसन के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात के समय होता है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, श्वसन केवल उस समय होता है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, आपका श्वसन का काम, जो कि एक महत्वपूर्ण इकाई है जीवन की, वो तो करता ही है। तो प्लांट्स में जो आपका श्वसन होता है वो दिन और रात दोनों में होता है, बस फर्क इतना होता है। और प्लांट्स को भी नीड होती है ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए। बस दिन में क्या होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो उस दौरान प्लांट्स जब क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग वो भी करते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो जो पेड़ हैं वो श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। अदिति का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है। उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के अंतर्गत व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो यहाँ पे हम बताएं, जो आपका अगर ओ पॉजिटिव वाला है ये आपका ओ पॉजिटिव को भी दे पाएगा, ए पॉजिटिव को भी दे पाएगा, बी पॉजिटिव को भी दे पाएगा और ए बी पॉजिटिव को भी दे पाएगा। वहीं पर आपका जो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति है ये केवल और केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव इन दोनों को ही दे पाएगा। अगर आपका बी पॉजिटिव है तो ये केवल और केवल बी पॉजिटिव और साथ ही साथ में ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। और अगर आपका जो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा, ठीक है। अगर आपका ओ नेगेटिव है तो ये ओ नेगेटिव क्या होता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, तो ये सभी को दे पाएगा। फिर आपका आता है ए नेगेटिव। ए नेगेटिव क्या करेगा, ए नेगेटिव को भी दे पाएगा, ए पॉजिटिव को भी दे पाएगा, ए बी नेगेटिव को भी दे पाएगा और ए बी पॉजिटिव को भी दे पाएगा। फिर आपका आता है बी नेगेटिव, जो आपका बी नेगेटिव को दे पाएगा, बी पॉजिटिव को दे पाएगा, ए बी नेगेटिव को दे पाएगा और ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। फिर आपका लास्ट में आता है ए बी नेगेटिव, जो आपका ए बी नेगेटिव को भी दे पाएगा और ए बी पॉजिटिव को भी दे पाएगा। अब आपका क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है, किस ब्लड को व्यक्ति को चढ़ा सकते, कौन, बी नेगेटिव की बात हो रही है। तो देखो जरा ध्यान से, बी नेगेटिव ये वाला है, तो बी नेगेटिव जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सी एक उदासीन लवण है। तो जो आपका नमक होता है ये एक सॉल्ट तो है ही है, ठीक है। और जो नॉर्मल साधारण नमक होता है, जो सोडियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है NaCl, ये सबसे ज़्यादा उदासीन लवण है। इसको आप एज इट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया। आयोडीन अमोनियम क्लोराइड का विलयन, अमोनियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl। और जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विलयन की। और जब विलयन की बात होगी तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन किससे कराई जाएगी, पानी से कराई जाएगी, यानी H2O से कराई जाएगी। और H2O से जब रिएक्शन यानी इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन निर्माण करेगा HCl। और HCl आपको पता है एक प्रकार का क्या है भैया, एसिड है। और आपको ये भी पता है कि जो एसिड है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। तो यानी कि अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा।
ठीक है दोस्तों, बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए को बी के विलयन में मिलाने पर उसका रंग बदल जाता है, सी को बी के विलयन में मिलाते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता, तो ए बी सी की अभिक्रियाशीलता के बारे में निष्कर्ष क्या निकलेगा। जरा ध्यान से देखो, ये आपका एक बी है, यहाँ पे जब ए को बी में मिलाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका कलर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ। और जब सी को बी में मिलाया गया तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कलर में चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी कलर में यानी रंग में परिवर्तन होता है तो रंग में परिवर्तन तभी होता है जब अभिक्रिया हुई हो, रासायनिक अभिक्रिया हुई हो, यानी कि वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो, क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव। तो आप यहाँ पे देखो, जब बी में मिला तो इसने कोई भी कलर परिवर्तन नहीं दिखाया, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा। तो सबसे जो रिएक्टिविटी के आधार पर आपको क्रम बनाना है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सी है, उसके बाद फिर बी है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्योंकि रंग परिवर्तन किसका हो रहा है, ए का हो रहा है, तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो इस आधार पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर पीछे वाला कौन सा था, 10 था, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ एल्यूमिनियम के जार में नहीं रखा जा सकता। ये देखो, एल्यूमिनियम के जार में कौन सा खाद्य पदार्थ, पुडिंग को जिसको हिंदी में अब नॉर्मल भाषा में खीर भी कहा जाता है, दूध हो गया, आंवला का अचार हो गया, पके हुए चावल। आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी मेटल्स होती हैं जब वे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जितनी भी धातु हैं, तो निर्माण करती हैं हाइड्रोजन गैस का। और जब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, चीज़ों को खराब कर देगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, पुडिंग खीर कोई आपका एसिड नहीं है, मिल्क भी कोई एसिड नहीं है, और पके हुए चावल भी कोई एसिड नहीं है, लेकिन जो आंवला का अचार ये कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और इस खट्टेपन के कारण ये इसमें एसिडिक के गुण पाए जाते हैं, और जब ये एल्यूमिनियम के फॉइल में आप रखेंगे या एल्यूमिनियम कंटेनर में आप रखेंगे तो ये एसिड, चूंकि ये एसिड है, ये एल्यूमिनियम मेटल है, रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित के कारण आपका जो अचार है वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप आंवले को अचार को एल्यूमिनियम के जार में नहीं रख सकते, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध उत्पन्न होती है क्योंकि ईस्ट, जैसे आप ये तो जानते हैं कि जो ब्रेड होती है इसका निर्माण किससे होता है, ईस्ट यानी खमीर से होता है, ठीक है, ईस्ट से होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मीठी मीठी सुगंध उत्पन्न होती है, जरा पढ़ेंगे। ईस्ट द्वारा श्वसन की क्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, गलत है। किण्वन की क्रिया द्वारा ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। ईस्ट द्वारा श्वसन क्रिया में अल्कोहल का उत्पादन होता है, तो अल्कोहल का उत्पादन होता है, इससे मीठी सुगंध थोड़ी ना आएगी। किण्वन की क्रिया द्वारा ईस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को शर्करा में बदल देते हैं, जी नहीं। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनेंगे कि जो किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया जो आपकी होती है, ये आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवाणु और जंतु दोनों में पाई जाती हैं। तो आपका जब अल्कोहल बनता है वहाँ पर जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, इस कारण से जो शर्करा है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, और जब शर्करा यानी कि एक प्रकार की शुगर है, इसी की क्या होती है, अल्कोहल में परिवर्तित होते समय मीठी मीठी सुगंध आती है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है। अमित पियानो की कुंजी को पहले हल्के से फिर जोर से दबाता है, दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा। देखो, है तो आपका पियानो ही, ये सभी जानते हैं, है तो पियानो। पहले क्या किया गया, इसको आराम से दबाया गया, ठीक है, उसके बाद इसी को तेज से दबाया गया। अब आपको पढ़ना है क्या होगा। इसको ऑप्शन को पढ़ने से पहले मेरा एक स्टेटमेंट पढ़िए। जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, मतलब छोटा सा पपी है, पिल्ला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उसको क्या करेंगे, पहले हमने हल्का सा उसका कान को मरोड़ा, ठीक है, तो कान को मरोड़ने पर उसकी कहीं 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 ऐसी आवाज़ आई, और जब हमने उसको कान के बल उसको उठाकर ऊपर तक ले गए, मतलब उसको ज़्यादा तेज़ी से मरोड़ दिया, तो वही कुत्ता क्या करने लगा, कहीं कहीं की आवाज़ और जोर जोर से निकालने लगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में जरा देखिए हुआ क्या है। इस एग्जाम्पल में ये हुआ है कि जो कहीं कहीं की आवाज़ निकल रही थी वो तो कुत्ते की ही थी। पहली वाली स्थिति में जब हमने हल्के से मरोड़ा था उसका कान, तब भी कहीं कहीं की आवाज़ आ रही थी। जब हमने उसको ज़्यादा मरोड़ा तब भी कहीं कहीं की आवाज़ आ रही है। लेकिन दोनों ही स्थिति में ये बताओ, क्या आवाज़ में कोई परिवर्तन आया? क्या जो कुत्ते की आवाज़ थी, क्या वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ बिल्ली की आवाज़ में परिवर्तित हो गई? जी नहीं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिसकी जो आपका तारत होता है, तारत का मतलब आप समझ पा रहे हैं, तारत का मतलब होता है पिच। आप ये देख रहे हैं कि पिच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जो डॉगी की जो साउंड थी, पपी की जो साउंड थी, वही साउंड रही, इसकी पिच में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इसकी बढ़ी तो बढ़ी क्या,
तीव्रता बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी। जो पहले कुत्ता धीरे धीरे चिल्ला रहा था वही अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जो पिच होगी उस साउंड की वो सेम ही रहेगी। तो इस आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पियानो की जब कुंजी को पहले आराम से दबाया गया, उसके बाद फिर जोर से दबाया गया, तो इसकी जो पिच होगी आपकी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो आपकी उसकी ध्वनि की प्रबलता होगी वो बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन को पढ़ेंगे। वह प्रबलतर होगी किंतु तारत्व नीचा होगा, गलत है। वह प्रबलतर होगी किंतु तारत्व में कोई अंतर नहीं होगा, ये भी गलत है। वह प्रबलतर होगी और तारत्व भी ऊंचा होगा, ये बताओ गलत है कि सही है। वह समान प्रबलता सूरत रहेगी, ये गलत है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों गलत, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। अभी अभी मैंने बताया कि प्रबलता होगी लेकिन तारत्व यानी पिच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए कि पिच आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो प्रबलता है उस ध्वनि की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। यहाँ पे अलग अलग समय पर अलग अलग वहाँ का वायु दाब दिया गया है, यानी कि 10 बजे वायु दाब एरिया जो पहला क्षेत्र है इसका जो वायु दाब था वो 733 था, और उसी समय जो एरिया बी है उसका जो वायु दाब 723 था। इस आधार पर 10 बजे की कंडीशन ये है, 12 बजे की कंडीशन ये है, 2 बजे की ये है और 4 बजे की ये है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिन के किस समय पर पवन की चाल सबसे अधिक तीव्र होगी। तो इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हवा है यानी कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर आप सभी में देखेंगे तो ए वाला जो क्षेत्र है इनका वायुदाब बी के कंपैरिजन में सभी से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो हवा है वो ए से कहाँ जा रही है, बी की ओर जा रही है। पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि सबसे अधिक तीव्र कब होगी, तो जब जहाँ पर जो अलग अलग स्थानों का जो वायुदाब है इनका अंतर जितना ज़्यादा होगा, अंतर इनका जो होगा जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो हवाओं की गति होगी, जो हवाओं का वेग होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा कि 733 से 723 कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 800 से 600 कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। 800 से 700 कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। 950 850 कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। तो अभी अभी मैंने बताया कि वायु दाब का अंतर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे हवाओं की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 200, तो यानी कि जो ऑप्शन 12 दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है, यहाँ पर जो वायुदाब का अंतर है वो 200 mmHg का है। तो जो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस समय पवन की गति है सबसे अधिक होगी, तो दोपहर के 12 बजे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछला वाला। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। मानव आँख का निकट बिंदु अर्थात स्पष्ट देखने पाने की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उन स्टेटमेंट को बात में पढ़ेंगे, पहले आप मेरी बात सुन लो कि जो आँख होती है इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो होता है इस पर जो प्रतिबिंब बनते हैं ये हमेशा उल्टे बनते हैं, और वस्तु से कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं। प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, वस्तु छोटे बनते हैं, लेकिन ये आभासी नहीं होते हैं। ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। इस आधार पर ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे कहा गया है कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो आपका गलत कथन है उसका चयन करना है। खेल आरंभ होने से पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदरा पदार्थ लगाता है जिसे गुथना का मतलब होता है इंटरलॉकिंग, मतलब कि आप जो पकड़ होती है वो क्या हो सके, कम हो सके। तो पकड़ को कम होने के लिए नहीं लगाते हैं, पकड़ मजबूत हो सके, यानी कि आपके हाथ पैर फिसले ना, पसीना आने से आपके हाथ पैर में चिकनापन की वजह से फिसलन ना हो, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह या खुरदरा पदार्थ लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका पहला वाला गलत हो गया। खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर कुछ महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे गुथना कम हो। गुथना का मतलब होता है एक प्रकार से फ्रिक्शन कम हो या पकड़ कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सके। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप स्ट्राइकर को आसानी से मूव कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बी आपका सही है। दौड़ने की प्रतियोगिताओं में धावक के जूतों के तल खांचेदार होते हैं जिससे गुथना क्या हो, कम हो। गुथना का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन। भैया ये जो आपके खांचेदार होते हैं ये फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए होते हैं कि आप फिसल ना सके, आपकी जो ज़मीन है उस पर पकड़ मजबूत बनी रहे। तो ये स्टेटमेंट गुथना कम नहीं, गुथना आपको बढ़ाना है, मतलब कि जो इंटरलॉकिंग है उसको बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आप क्वेश्चन पूछा है गलत कथन का चयन करो, तो ए और सी हमारे दोनों गलत हैं, तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
निम्न में से कौन सा उपकरण अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता है? तो मोटर, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसमें भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आप देख सकते हैं, बहुत ही आधार और जो जनित्र होता है, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और फिर आपका आता है विद्युत घंटी, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, होम बेल होती है, इसमें भी क्या होता है, आपका एक छोटी सी मैग्नेट लगी होती है। लेकिन जो हमारे घरों में विद्युत हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इसमें कोई भी प्रकार का चुंबकीय प्रभाव को हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसी आधार पर जनरल जानकारी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह के ऊपर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अभी ये कई बार डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, और कोई वस्तु आपके क्या कर रही है, 1/4 भाग क्या हो रहा है इसका, पानी की सतह के ऊपर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्तु पर देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है, पानी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला एक प्रकार का बल। तो वस्तु पर जो लगने उत्प्लावन बल है, ये वस्तु के भार से अधिक है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्प्लावन बल है, अगर ये वस्तु के भार से कम होता तो वस्तु आपकी डूब जाती, लेकिन ये वस्तु के भार से ज़्यादा है, तभी ये वस्तु को ऊपर तैरने में सक्षम बनाए रखे हुए है। तो ये स्टेटमेंट सही है और यही पूछा आपसे गया था, तो ऑप्शन, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल यानी कि बुआंस फोर्स वस्तु के भार से कम है, नहीं। अगर वस्तु के भार से कम होता तो वस्तु आपकी डूब जाती। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन वस्तु के बराबर है, नहीं। अगर बराबर होता तो वस्तु बिल्कुल ऊपर की लेयर सतह पर तैरती। वस्तु पर कोई उत्प्लावन कार्य नहीं कर रहा, अगर कार्य नहीं कर तो वस्तु तैरती ही नहीं। तो यानी कि केवल और केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? जब विद्युत धारा किसी तार में गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल, ये आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, जब वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं किसी भी वायर से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि तार कई सारे मेटल्स के बने होते हैं और वो मेटल्स क्या होती हैं, आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाती हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अस्मिता को पित्ताशय के निकालने की सर्जरी के बाद अपने भोजन में वसा कम करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही है, कई बार बता चुके हैं। जो आपका पित्ताशय है, यहाँ से निकलता है पित्तरस, और जो कि क्या करता है, फैट का मतलब होता है वसा, इसके डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब आपका पित्ताशय निकल जाएगा तो पित्तरस नहीं बनेगा बॉडी में, और पित्तरस नहीं बनेगा तो आपको फैट रिलेटेड जो फूड होते हैं उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली आपके। तो ये स्टेटमेंट सही है। और जठर रस के अधिक स्राव से अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे वाले स्टेटमेंट का पहले वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो जठर रस है, वहाँ पे पित्तरस है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। अपसारी प्रश्न होते हैं, आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अभिसारी प्रश्न, सकल आकलन का मतलब होता है हॉलिस्टिक असेसमेंट के लिए सबसे अधिक उत्तम। देखो, अभिसारी प्रश्न की बात हो रही है, ये तो बिल्कुल नहीं, उत्तम तो हो ही नहीं सकते अभिसारी। जब भी आपको बात करनी है अपसारी, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करना है, टेम्परामेंट बढ़ाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिएटिविटी को लाना है, तो अभिसारी वाला क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए सत्य है और बी आपका असत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। एक जांच उन्मुख कक्षा में चुंबक विषय के परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? परिभाषा प्रदान करना, देख कर ही बता सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। श्याम पट पर चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ सूची बनाना, गलत। चुंबक और कुछ वस्तुओं का उपयोग करके चुंबकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण का निर्देशन करना, कि कुछ वस्तुओं का उपयोग करके आपने दिखा दिया, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अब पहले सेकंड वाले पढ़ेंगे। बच्चों में चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छांटों आधारित गतिविधियां। देखो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स कराएंगे, जितने ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है, तो उस आधार पर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उतना ही अच्छा बेहतर होगा। तो अगर इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए तरह क्वेश्चन नंबर 23। एक वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? वैज्ञानिक सिद्धांत या थ्योरी तथ्यात्मक कथनों के समुच्चय होते हैं, ठीक है। ये तथ्यात्मक कथनों समुच्चय नहीं होता है ये, ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। अगला देखेंगे, थ्योरी जो साइंटिफिक थ्योरी है ये प्राकृतिक घटनाओं परिघटनाओं के यादृच्छिक अनुमान है, अनुमान नहीं है, ये रिजल्ट होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत परिघटना के आनुभविक प्रमाण, तर्क और बहस के आधार पर व्याख्या देते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कि बहुत सारे जब हमको प्रूफ मिले होंगे, बहुत सारे जब हमको रीजन्स मिले होंगे, उस आधार पर हमने ये बात कही है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, तो स्टेटमेंट सी हमारा करेक्ट है। ये वाद विवाद और बदलाव को आमंत्रण नहीं देते, ये भी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 24।
निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाती है? तो नीतिपरक वैधता यानी कि मोरल की बात हो रही, मोरल वैलिडिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे नहीं, मोरल वैलिडिटी से कोई लेना देना तो है ही नहीं। विषय वस्तु वैधता, ठीक है, ठीक है, ये सही हो सकता है, आगे पढ़ेंगे। प्रक्रिया वैधता यानी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रक्रिया की भी बात हो रही है, ठीक है, और साथ साथ में विषय वस्तु और साथ में लिखा संज्ञानात्मक वैधता। तो देखो, जब बच्चा पूर्णतः विकसित होता है तो उसके अंदर सामग्री, प्रक्रिया, भाषा, शैक्षिक सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो वैलिडिटी होती है इसको बोलते हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, आई थिंक 25वां क्वेश्चन है। अवलोकन यानी कि प्रेक्षण की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? इंद्रियों द्वारा अभिगम प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं सबसे ज़्यादा अपने अगर बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर चीज़ों को सबसे अच्छे सीख पाएंगे। तो स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट है। संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निकले गए निष्कर्ष, प्राकृतिक परिघटनाओं के स्पष्टपूर्ण विस्तृत वर्णन, एक विशिष्ट तर्क संगत सोच के पक्ष में दिए गए तर्क, ये भी गलत है। हमें अपने कहाँ जाना है, अपने ऊपर भरोसा रख करके अपने इंद्रियों से जो हम सीखते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। सर्वोत्तम परिभाषा यही होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के आकलन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। स्थिति के अनुसार आकलन की गतिविधियों का लचीला होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है कि समय समय पर आपके जो टेस्टिंग पैटर्न होते हैं उनको भी बदलना जरूरत है इनके सुविधा अनुसार। शिक्षक द्वारा किए गए अनौपचारिक अवलोकन आकलन हेतु उपयोग में नहीं लाए जा सकते। भैया क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल लाए जा सकते हैं। समय समय पे जो टीचर एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस यहाँ पे लाए जा सकते हैं, ये चीज़ गलत है। आकलन को सीखने वाले गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा जो असेसमेंट होना चाहिए वो इस आधार पर होना चाहिए कि बच्चों में क्या गुणात्मक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, क्या है? हमारे देश में जो लोग सामान्य रोग जैसे फ्लू, डायरिया, बुखार इत्यादि से पीड़ित हैं, वे चिकित्सक से मशवरा नहीं करते बल्कि अपने आप ही दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें आसपास के लोगों की स्वचिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है। निम्नलिखित में से विज्ञान को सीखने के कौन कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट द्वारा मूल्यांकन हो सकता है? तो आप मेरी बात समझें कि जब किसी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बीमारियों की, जैसे फ्लू, डायरिया, बुखार, और जिनका इलाज जो वहाँ के आसपास के पड़ोसी हैं वो स्वयं करते हैं, तो पहले तो इन चीज़ों का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। और ये चीज़ पता कैसे चलेगी? जब आप क्या करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। संवाद करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है आसपास के लोग हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करके उनकी जो आपकी स्वचिकित्सा प्रणाली उनका अध्ययन करना है, तो डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर के आप रिजल्ट पे पहुँचेंगे। तो आप ये दिखा रहे हैं, पहले आप विश्लेषण करेंगे, फिर संवाद करेंगे, फिर आंकड़ों को इकट्ठित करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एनालिसिस, कम्युनिकेशन और डाटा कलेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विज्ञान के शिक्षण की जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए, ठीक है, निम्न में से किसके सिवाय सभी उपयुक्त सभी स्वीकृत गुणधर्म हैं? अब यहाँ पे किसके सिवाय यानी कि आपको नेगेटिव बात पता करनी है। देखिए नेगेटिव बात क्या है? बच्चों के अपने संसार को समझने में बच्चों की क्षमता में इसका गहरा विश्वास है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक संसार के साथ सीधे संपर्क को एक एक आवश्यक चरण के रूप में देखता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की बिल्कुल की जा सकती है, यही आपका गलत है। आप बच्चे के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ मानसिक विकास होता है, तो इस आधार पर उनके रूप के अंदर जो छोटा छोटा चीज़ें हैं उनको जांचने का प्रयत्न करना चाहिए, कारणों की बात करनी चाहिए। यहाँ पे तो नहीं की बात कर रहे हैं, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इसके सिवाय हमारे सारे सही हो जाएंगे। नूतन अवनिवेशक होते हैं बच्चे, सभी को पता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए क्या है? विज्ञान में रचनात्मक आकलन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावकारी प्रक्रिया है? बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना, बिल्कुल सही है, यही आपका हो जाएगा। बच्चों गृह कार्य नियमित रूप से जांचना, प्रयोगशाला में ध्यान देने के लिए कहना, परिभाषा को याद करना, तीनों के तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस सेट के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किसी विज्ञान सम्मत साक्षर व्यक्ति को निम्न में से क्या अतिलाक्षणिक गुण होगा? विज्ञान के सभी तथ्यों और सिद्धांतों का अधिपति होना, गलत है भैया। एक बढ़िया खोज पत्र को लिखने की, प्रकाशित करवाने की क्षमता होना, सराहना करने की क्षमता होना, गलत है। केवल और केवल कौन सा सही है? बी। व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो वह व्यक्ति विज्ञान सम्मत साक्षर कहलाएगा।
तो दोस्तों आज हमने इस यहाँ के आज अपने 30 क्वेश्चन को पढ़ा। आई थिंक आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही से दिया होगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे आपने भली बात यहाँ पे समझे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। वहाँ पर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस करेंगे, अगला जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल जुड़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों जिनका भी सीटेट का एग्जाम है उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।